अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके लिए वो बात कर रहे हैं यूजिंग अ कंपाउंड पेंडुलम, यानी हमने एक कंपाउंड पेंडुलम का यूज़ करना है और उसका यूज़ करने के बाद करने के साथ हम लोगों ने वैल्यू ऑफ जी निकालनी है। तो ये जो हमारे पास अपरेटस लगा हुआ है ये है कंपाउंड पेंडुलम का अपरेटस। लेकिन कंपाउंड पेंडुलम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले इसके लिए जो चीज़ें कि कंपाउंड पेंडुलम है क्या, या सिंपल पेंडुलम क्या होता है, या फिर आइडियल पेंडुलम क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकंड पेंडुलम क्या हो सकता है। तो जो आइडियल पेंडुलम होता है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आइडियल पेंडुलम का क्या मतलब होता है कि जो वेट लेस हो। और वेट लेस होने का मतलब ये है कि बिल्कुल उसका मैस वेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है हम लोग अर्थ पर हमें ऐसा कोई पेंडुलम मिलता नहीं। तो उस की मुनासबत से हम लोग सिंपल पेंडुलम का सहारा लेते हैं कि हम लोग उसकी जगह पर सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? वो वाला पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, वो सेकंड पेंडुलम होता है। तो इसी तरह हम लोग कंपाउंड पेंडुलम का यूज़ करते हैं। तो अब कंपाउंड पेंडुलम बेसिकली क्या है, यानी जो डिफेक्ट्स हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर आते हैं उन डिफेक्ट्स को कम करने के लिए हम लोग जो सहारा लेते हैं वो कंपाउंड पेंडुलम का लेते हैं। और जो कंपाउंड पेंडुलम होता है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है ये हैंग किया हुआ होता है, और इसके जब ये हैंग किया हुआ होगा तो फिर हम इसको हैंग करने के बाद इसकी हम लोग रीडिंग्स लेते हैं, और ये रीडिंग्स जो है हम लोग वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए सारा इसका काम करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें इसके लिए ज़रूरत है वो है अपरेटस की। तो हमारे पास जो कंपाउंड पेंडुलम है इसके अंदर अपरेटस कौन कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम लोग कंपाउंड पेंडुलम इस्तेमाल करते हैं, ये जो हम इसका दूसरा नाम भी लेते हैं बार पेंडुलम भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये रिजिड बॉडी का ही एक नाम है, तो वो रिजिड बॉडी का इसका काम होगा सारा। अच्छा, उसके बाद एक वेज हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे पास वेज हो जाएगी। और इसके अलावा हम लोग एक स्पिरिट लेवल, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग स्पिरिट लेवल बोलते हैं, ये स्पिरिट लेवल होगा। और उसके बाद हमारे पास टेलीस्कोप होगी, ये हमारे पास टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का यूज़ क्या है इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मौजूद है, या इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका सारा तरीकाकार वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मीटर रॉड का इस्तेमाल होगा, ये हमारे पास मीटर रॉड है। और मीटर रॉड से हटकर हमें स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसका सारा अपरेटस है। ये अपरेटस हम लोग यूज़ करके हम लोग सिंपल कंपाउंड पेंडुलम के साथ वैल्यू ऑफ जी निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इसके जो शार्प एजेस हैं ये वाले यहाँ पर दो होंगे, एक ये है और एक इधर ये लगा हुआ है। इन दोनों शार्प एजेस के साथ हम लोग एक साइड पर हैंग करते हैं, दूसरी साइड से इसको बैलेंस करने के लिए नीचे लगाते होते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहला इसका स्टेप देखें तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोग वैल्यू ऑफ जी निकालते हैं। सॉरी, वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए हमें इसका पहले तो जैसे ये हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम है, इस कंपाउंड पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है। यानी सिंपल अल्फाज में ये जो हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसके बारे में पूछता भी है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी होती है। तो हमारे पास जो कंपाउंड पेंडुलम है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर होती है। अगर नहीं आपको होगा तो आप इसको मेजर भी कर लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इतना ऊपर है या इतना इससे ज़्यादा या इतना कम है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का ये तरीका होता है, वेज ले वेज के ऊपर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। जिस पोजीशन पर ये बैलेंस हो जाए वो पोजीशन हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस पोजीशन पर हम लोग निशान लगा देते हैं। जैसे ये वाला पोजीशन हमारी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इस पर हम लोग निशान लगा लेंगे, एक एरो सा लगा लेंगे। इसका मतलब होगा कि ये वाला पॉइंट जो हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अगर हम लोग आप गौर करें तो दोनों साइड्स पे इसके होल है, इधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे भी। तो इन सारे होल्स की हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारा होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8
इसी तरह दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर भी एक लिख सकते हैं 9। तो ये हमारे पास अगर मुख्तलिफ हो सकते हैं, 8 भी होल हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, जितने होल होंगे हम उतने होल्स के साथ रीडिंग्स इसकी नोट करेंगे टाइम पीरियड के लिए। यानी ये कितने होल्स हैं हम लोग इसमें करेंगे। जैसे अगर होल नंबर 1 है, हम लोग इन साइड्स का नाम भी रख लेंगे। ये वाली साइड ए होगी और दूसरी का नाम हम लोग साइड बी रख लेंगे। आपकी मर्जी, आप एक को नाम जिसको मर्जी ये दे ले और दूसरी को उसके अपोजिट में बी नाम दे लें। तो फिर आप लोग इस होल्स को भी इसी तरह तरतीब दोगे। यानी अगर आपने इधर से 1 रखा है, फिर नीचे 2 3 4 5 6 और इसके भी इसी तरह नीचे फिर 1 होगा 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग काम क्या करेंगे, हमारे पास दो साइड्स हो जाएंगी, एक साइड ए हो जाएगी, दूसरी साइड बी हो जाएगी। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के बाद फिर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। यानी हम लोग साइड ए का डिस्टेंस लेंगे, जितने डिस्टेंस बनते जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, साइड ए के होल नंबर 1 ये हो जाएगा, होल नंबर 1 का कितना डिस्टेंस है वो लिख लेंगे। उसके बाद होल नंबर 2 के ऊपर रख लेंगे, होल नंबर 2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक कितना डिस्टेंस है वो लिख लेंगे, होल नंबर 3 का, होल नंबर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, जितने आपके पास होल होंगे। इसी तरह हम लोग दूसरी साइड पे आ जाएंगे, साइड बी पे आ जाएंगे। तो साइड बी पे भी हम लोग इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल नंबर 1 का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल नंबर 2 का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होल नंबर 3 का डिस्टेंस, 4 5 6 7 8 जितने भी होल्स हैं उनका डिस्टेंस हम लोग लेकर वो लिख लेंगे। इसी तरह हम लोग इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में जो चीजें रिक्वायर्ड है ये देख लें। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के नाम से हम लोग टेबल को लेंगे, साइड ए लिखेंगे, साइड बी लिखेंगे। अब ये जो साइड ए होगी हमारे पास, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे टाइम पीरियड ऑफ 20 वाइब्रेशन। ये सिर्फ लिख के रख ले, ये अभी बात का बात है, उससे पहले हमें उसके बाद सेकंड होगा 1 वाइब्रेशन का, ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, यानी जो अभी सबसे पहले हमने पोर्शन फाइंड किया है। तो हम लोग साइड ए के जितने डिस्टेंस निकलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, होल नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यहाँ पर होल नंबर आ जाएंगे, उनके सामने हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह साइड बी के भी हम लोग होल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद बात आ जाएगी वाइब्रेशंस की। बेसिकली हमें 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड नोट करना है। तो 1 वाइब्रेशन जो है वो हमें एरर देती होती है, अक्सर नोट करने में एरर आ जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम वाइब्रेशन 10 या फिर 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड ले लेते होते हैं। तो वो टाइम पीरियड हम लोग लेंगे और यहाँ पर इसके अंदर टाइम पीरियड हम लोग लेंगे और फिर कोशिश ये करेंगे कम से कम 2 टाइम हम लोग अगर 10 वाइब्रेशन या 20 ले रहे हैं तो 2 टाइम हम लोग 10 वाइब्रेशन या 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड लेंगे। वो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैंने इस सेपरेटर्स के अंदर ये मैंने इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद इसको हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद हम लोग ये नोट करेंगे कि ये इसकी कोई एक पोजीशन हो जहां पर बिल्कुल सेंटर में ये न्यूट्रल हो जाए। जैसे इस पोजीशन पर मैंने ये नीचे निशान लगा दिया, इसका नाम मैंने ओ रख दिया। ये ओ पोजीशन पर बिल्कुल बैलेंस है। फिर हम क्या करेंगे, इसको किसी एक एम्पलीट्यूड से हम लोग इसको छोड़ेंगे और स्टॉपवॉच से हम लोग टाइम पीरियड नोट करना शुरू कर देंगे। यानी अगर लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से अगर छोड़ूंगा तो ये मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो किसी एक वाइब्रेशन की स्टार्टिंग से हम लोग टाइम पीरियड स्टार्ट कर लेंगे, टाइम स्टॉपवॉच से टाइमर चला देंगे। स्टॉपवॉच का इस्तेमाल क्या है, इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप लोग ये इसी चैनल पर मौजूद है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके लिए एम्पलीट्यूड की जब मैंने बात की तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पर कम से कम रखना है। सिंपल पैटर्न के अंदर हमने एम्पलीट्यूड का ये पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड चेंज होने से टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर एरर आएगा, फर्क पड़ेगा। तो इसलिए एम्पलीट्यूड कम से कम रखना है। लेस देन 5 डिग्री तक आप लोग इसका एम्पलीट्यूड रखेंगे। तो मैं इसका टाइम पीरियड नोट करने लगा। मैंने यहाँ से स्टॉपवॉच को स्टार्ट किया, यहाँ से छोड़ा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड ले रहा हूँ।
तो मैंने 20 वाइब्रेशन के लिए T1 के लिए पहले होल नंबर 1 अगर ए साइड का लगा हुआ है तो ए साइड का होल नंबर 1 के लिए मैंने 20 वाइब्रेशन का जो मेरे पास टाइम आया है वो आया है 30.5 पहली दफ़ा आ जाएगा। फिर आप इसको दोबारा वाइब्रेट नहीं करवाओगे जिस तरह पहले ही वाइब्रेट हो रहा है, आपके पास ऑप्शन है आप दोबारा इसको वाइब्रेशन पे लगा सकते हो उसी एम्पलीट्यूड के साथ। उसके लिए आप लोग निशान लगा लीजिएगा कि एम्पलीट्यूड मैंने इतना 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या इतना कुछ रख लिया, तो वहां से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो जितने से भी आपने रखा है आप उसी एम्पलीट्यूड से दोबारा इसको रखोगे और अगली दफ़ा भी ले सकते हो, ऐसे नहीं। तो जो पहले आप इसको वाइब्रेशन पे लगाया स्टॉपवॉच को रीसेट करें और जैसे मैंने रीसेट कर दिया तो इसी वाइब्रेशन से यहाँ से टाइम नोट कर शुरू करते हैं 1 2 3 इस तरह 20 वाइब्रेशन का दोबारा हम लोग टाइम लेंगे। वो हमारे पास पहले जो टाइम होगा उसको हम लोग T1 कहेंगे, जो दूसरा होगा उसको T2 कहेंगे। फिर हम उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे, जो मीन निकलेगा यानी दोनों T1 प्लस T2/2 ये कर लेंगे। करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 20 वाइब्रेशन का मीन हो जाएगा। आप जो हमें चाहिए थी 1 वाइब्रेशन, तो अगर हमने 20 लिया तो हम लोग जो स्मॉल टी है यानी T1 स्मॉल और T2 स्मॉल जो है हमारे पास, इसको हम लोग 20 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कैपिटल T निकल आएगा यानी टाइम पीरियड ऑफ 1 वाइब्रेशन निकल आएगा। तो वो हम लोग लिख लेंगे निकाल के अगर हमारे पास इतना निकला। इसी तरह आप फिर होल को चेंज करेंगे, होल नंबर 2 के ऊपर आ जाएंगे। होल नंबर 2 के ऊपर भी लेंगे। अगर आप इसको ये जो आपके पास मिडल ऊपर लगा हुआ है, ये जो वेज लगा हुआ है शार्प सा, इसको आप लोग उतारें और यहाँ पर लगाएं होल नंबर 2 के ऊपर भी होल नंबर 2 के ऊपर। तो या तो ऐसे कर लें, नहीं तो फिर आपने एक होल नंबर 1 के ऊपर ए सेट कर लिया, होल नंबर ए के ऊपर 1 का लिया है तो होल नंबर 1 का ही बी साइड पे ले लेंगे। दोनों साइड पे आ जाएगा। करने के बाद फिर आप दोनों को उतारिएगा, ये वाला दोनों उतर के यहाँ पर आ जाएगा। इधर का भी होल नंबर 2 वो वाला उतर के इधर आ जाएगा, तो उधर का भी होल नंबर 2 आ जाएगा। फिर आप सेम यही काम करोगे, वाइब्रेशंस लोगे 20-20, फिर उन 20-20 वाइब्रेशंस का आप मीन लोगे। मीन के बाद आप उनको 20 पे डिवाइड करके 1 वाइब्रेशन निकाल लोगे। साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 यानी आपने साइड नंबर ए नाम दिया और साइड नंबर बी नाम दिए। उनकी रीडिंग्स आपके पास जितने मैक्सिमम होल 5 की ले रहे हैं, 6 की ले रहे हैं, 7 की ले रहे हैं, 8 की ले रहे हैं, वो सारे होल्स की आप लोग इस तरह कंप्लीट करोगे टेबल्स को। टेबल को पूरा करने के बाद फिर आपने इसको करना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ के लिए भी वीडियो चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। हम इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर हम लोग मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास 2 साइड्स हैं। हम लोग वर्टिकल ग्राफ को बता लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें एक का नाम साइड ए रख लेंगे, दूसरी का साइड बी रख लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लिख लेंगे। साइड ए का एक साइड को, साइड बी का दूसरी साइड को। टाइम लिखने के बाद हम लोग ऊपर वाली साइड को जो है हम लोग डिस्टेंस मेंशन कर देंगे। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस लिख देंगे कि यहाँ इतना 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 डिस्टेंस आ गया हमारे पास। वो जो डिस्टेंस आ जाएगा फिर हम लोग पॉइंट्स को मिलाएंगे, ए साइड का ए साइड की तरफ सारे पॉइंट्स को, बी साइड का बी साइड की तरफ। वो कुछ इस तरह करके ऐसे ग्राफ बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ये दिया होगा, कुछ इस तरह करके ग्राफ बन जाएगा। साइड ए का एक साइड पे और साइड बी का दूसरी साइड पे ये ग्राफ बन जाएगा। फिर इस ग्राफ को जब आप लोग आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग वैल्यूज उठाओगे। वैल्यूज क्या होंगी, एक वैल्यू जैसे आपकी ये ए हो जाएगी, दूसरी पोजीशन बी हो जाएगी। जहाँ पर वो मिल रहा होगा कोई एक आप लोग लाइन लेंगे ना ग्राफ के ऊपर, ए बी सी डी और ए बी सी डी ई और एफ दे दें। तो इसने जैसे बच्चे ने आर दिया, कोई भी नाम दे लें आप लोग, एफ का नाम दे दें, तो ये हमारे पास 5 पॉइंट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए जो फार्मूला बनता है, उस फार्मूला के हिसाब से पहले तो हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे ना। लेंथ के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, जी के लिए जो फार्मूला बनता है वो देख ले, जी इज इक्वल टू 4π² L/t²। ये निकालने के लिए हमें पहले L चाहिए यानी लेंथ चाहिए, तो वो लेंथ आप लोग ग्राफ से उठाएंगे कि लेंथ वो जो आप बीच में लाइन आपने पॉइंट बनाए थे ए बी सी डी ई जो भी, उनके लिए जो आप लोग उठाओगे उसमें ए डी उठाओगे और बी ई उठाओगे, इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दोगे, वो आपके पास लेंथ निकल आएगी। फिर उसके बाद आपको टाइम पीरियड जो उसी लाइन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास टी के लिए बन रहा होगा पोर्शन, जो सेंटर में आपने टी लिया होगा, नीचे आपके पास उसमें आ रहा होगा डिस्टेंस। ऊपर वाली साइड वाई एक्सिस पे टाइम लेंगे और नीचे आपके डिस्टेंस आएंगे, तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाएंगे ना।
तो आप लोग क्या काम करोगे, टाइम ले लोगे, जितना टाइम बन रहा होगा वहाँ उस ग्राफ के क्वेश्चन से टाइम को लिख लोगे, फिर आपके पास उसी टाइम का आप लोग स्क्वायर ले लोगे। तो हमारे पास जो फार्मूला g इज इक्वल टू 4π² L/t², तो इसमें वैल्यू मैचिंग करके g को कैलकुलेट कर लीजिएगा। g का जितना आंसर निकल रहा होगा ग्राफ में से वैल्यू निकाल देगा, जितना आंसर बन रहा होगा एक्चुअल आंसर में से उसका डिफरेंस निकालिएगा और फिर उसका परसेंटेज एरर निकालिएगा, और जो एरर है 25% से कम इसमें रहना चाहिए। तो ये सारा इसका तरीकाकार था प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का। और इसके अलावा इस प्रैक्टिकल में कुछ चंद क्वेश्चन जरूरी है कि हम लोग जहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे वहाँ पर एयर जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो एक ये इसमें एरर की वजह बन सकती है, दूसरा जो हम लोग एम्पलीट्यूड है वो इसमें कम से कम रखेंगे, वो इसमें एरर आने की वजह बन सकता है। तो दूसरा ये जो हम लोग यहाँ पर इसको शार्प से ये हम लोग लगा रहे हैं, ये वाले जितने भी पेचेस लगे होंगे इनका जो जब आप इसको फिक्स करोगे तो जो इसकी शार्प वाली साइड है वो स्प्रिट लेवल के ऊपर लगनी चाहिए, दूसरी नहीं लगनी चाहिए। कुछ ये चाहते हैं कि इसकी प्रिकॉशंस है। तो ये सारा काम करने के बाद हम लोग जी की वैल्यू निकालते हैं कंपाउंड पेंडुलम के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो की समझ आई होगी।